वर्ल्ड व्यू के इस अंक में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और लगातार जारी हमलों के बीच ट्रंप ने एक गतिरोध का संकेत दिया है। क्या इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कोई भूमिका है? और क्या भारत होर्मुज व्यापार वार्ता में पिछड़ गया है या उसके पास अभी भी इसमें शामिल होने के विकल्प मौजूद हैं? नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासनी हैदर। अब युद्ध के 5 सप्ताह बीत जाने के बाद भी हमलों में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देना जारी रखे हुए हैं, जिनमें एक प्रमुख पुल, तेहरान में रिहायशी इमारतों और वहां की पाश्चर संस्थान पर हमले शामिल थे। ईरान ने इजरायल में कई ठिकानों और खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया, वहां की अमेरिकी कंपनियों को धमकी दी और होर्मुज जलडमरू मध्य पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा है। इस बीच इजरायल ने दक्षिण लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ा दिया है, जबकि इसी हफ्ते इजरायली रक्षा बलों और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मारे गए। हालांकि इस हफ्ते वर्ल्ड व्यू पर हम युद्ध के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, बल्कि शांति के प्रयासों और उनमें भारत की संभावित भूमिका के बारे में बात करेंगे। या शांति प्रक्रिया शुरू करने में भारत की कोई भूमिका है भी क्या? आइए देखें कि दोनों देशों के नेताओं के बीच क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपना पहला संदेश दिया, जिसमें उन्होंने 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने के अपने कारणों और युद्ध की प्रगति के बारे में बताया। उस भाषण में बहुत अधिक दिखावा और बयानबाजी थी, लेकिन बातचीत का भी उल्लेख था। लेकिन उन्होंने अभी तक जमीनी आक्रमण के बारे में कुछ नहीं कहा। उनका बयान सुनिए। हम अगले 2 से 3 हफ्तों में उन पर बहुत जोरदार हमला करने जा रहे हैं। हम उन्हें वापस पाषाण युग में ले जाएंगे, जहां के वे हकदार हैं। इस बीच चर्चा जारी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की, विशेष रूप से ये कहते हुए कि पाषाण युग के संदर्भ केवल अमेरिकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बातचीत में रुचि रखता है। समझौतों, विशेष रूप से JCPOA से पीछे हटने का निर्णय और टकराव की ओर बढ़ना, बातचीत के बीच में किए गए हमलों को उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा किए गए विनाशकारी विकल्प बताया। दिलचस्प बात यह है कि बयानबाजी के बीच दोनों ही बातचीत की प्रक्रिया जारी है का संदर्भ देते हैं। हालांकि दुनिया भर में शांति प्रक्रिया की स्थिति क्या है? आइए 5 अलग-अलग क्षेत्रों पर नजर डालें। 1. फिलहाल ओमान द्वारा मध्यस्थता की गई बातचीत। 26 फरवरी को हुआ पिछला दौर अभी ठप है। ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी ने कहा है कि वो अमेरिका के हमलों से निराश हैं। वो होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन दशकों से अपनी दीर्घकालिक भूमिका को देखते हुए शत्रुता कम होने पर ओमान एक मध्यस्थ के रूप में वापस आ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि वो जलडमरू मध्य से बाहर एक वैकल्पिक शिपिंग मार्ग की योजना का नेतृत्व कर रहा है, जो ओमान के करीब है लेकिन ईरान के साथ समन्वय में भी है। 2. पाकिस्तान की प्रक्रिया, जिसने मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की एक चहुकोणीय बैठक की मेजबानी की। सबने मिलकर एक बयान जारी किया, लेकिन वे इस सप्ताह इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों को लाने में सफल नहीं हुए, जैसा कि कई लोगों को उम्मीद थी कि वे शायद अब भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान को होर्मुज जलडमरू मध्य से 20 जहाजों को गुजारने के लिए ईरान से मंजूरी मिल गई है। फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का सप्ताह काफी व्यस्त रहा। उन्होंने बीजिंग की यात्रा भी की। चीन और पाकिस्तान ने तब एक 5 सूत्रीय शांति पहल पेश की, जो मूल रूप से युद्ध विराम और बातचीत कैसे आगे बढ़ें इसके बारे में थी। हम चीन की स्थिति की सराहना करते हैं, उनकी भूमिका को स्वीकार करते हैं। वे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी हैं
और जाहिर है मैंने बीजिंग में घोषित 5 बिंदुओं और इस्लामाबाद में आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता के 7 बिंदुओं के सारांश के बीच समानताएं भी बताईं। तो हाँ, ये पारस्परिक रूप से पूरक प्रक्रियाएं हैं। फिर यूके द्वारा बुलाई गई एक आभासी बैठक हुई। इसमें दर्जनों देशों ने भाग लिया। दरअसल में भारत ने विदेश सचिव को भेजा, विदेश मंत्री को नहीं। विक्रम मिस्री इसमें शामिल हुए और उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी ब्लॉक को हटाने के उपायों पर चर्चा की। बहरीन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से न केवल होर्मुज पर ईरान के प्रतिबंधों के बारे में बात करने की उम्मीद है, बल्कि ये राजनयिक और सैन्य दोनों ही सामूहिक प्रयासों को उजागर कर रहा है। अब दिल्ली में भी सवाल पूछा गया है, क्या हो रहा है? इन सभी शांति प्रक्रियाओं में भारत कहां है? वास्तव में एक सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा, भारत को किनारे क्यों कर दिया गया है? पाकिस्तान को अलग थलग करने की सरकार की 2016 की योजना सफल होती नहीं दिख रही है। भारत को नहीं, बल्कि पाकिस्तान को मध्यस्थ के रूप में चुना गया है। दरअसल में माना जाता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां पाकिस्तान को दलाल या ब्रोकर राष्ट्र कहा है। लेकिन सवाल बना हुआ है, भारत अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता प्रक्रियाओं का हिस्सा क्यों नहीं है? आइए इस पर कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हैं। सबसे पहले, भारत पारंपरिक रूप से तीसरे पक्ष के मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। मुख्य रूप से क्योंकि वो अपने द्विपक्षीय विवादों, विशेष रूप से कश्मीर पर मध्यस्थता के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। इसलिए आपने भारत को वो भूमिका निभाते हुए नहीं देखा है, चाहे वो रूस यूक्रेन संघर्ष हो, इजराइल गाजा हो या अन्य। ध्यान दें कि पाकिस्तान इसके पक्ष में है। उसने वास्तव में इस सप्ताह उरुमकी में चीन द्वारा आयोजित अफगानिस्तान के साथ स्वयं के लिए एक मध्यस्थता प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। दूसरा, अमेरिका के लिए पिछली मध्यस्थता की बात आने पर पाकिस्तान की एक विशेष भूमिका रही है। इसने 1971 में अमेरिका और चीन को जोड़ने में मदद की थी जब निक्सन चीन गए थे। 1981 में अमेरिका और ईरान के संबंध टूटने के बाद से इसने वॉशिंगटन में अपने दूतावास में ईरान के हितों की स्थिति संभाली है और इसने वर्षों तक अमेरिका तालिबान वार्ता भी चलाई। तीसरा, विशेषकर भारत के बारे में सवाल। युद्ध से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा, अमेरिका और इजरायल के जानलेवा हमलों और एक ईरानी जहाज को टॉर्पीडो करने पर भारत की चुप्पी, इससे तेहरान सचमुच निराश हुआ है। लेकिन और भी बातें हैं। तेहरान बातचीत में इजरायल को अलग थलग करने में दिलचस्पी रखता है। पाकिस्तान, जिसका इजरायल के साथ कोई संबंध नहीं है, वे उन्हें मान्यता नहीं देते। इसके लिए स्पष्ट रूप से एक पसंदीदा विकल्प है। चौथा प्रश्न, फिलहाल नई दिल्ली की स्थिति क्या है? उसका कहना है कि वो किनारे पर खड़ा है और बातचीत पर नजर रख रहा है। जहां तक उन सभी बातचीत का सवाल है जो चल रही हैं, हम इस विशेष संघर्ष से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर नजर रख रहे हैं और इस विशेष विषय पर कई रूपों में सचमुच बातचीत हो रही हैं और हम उन सभी पर नजर रख रहे हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा। जमीन पर उनके शब्दों का वास्तव में क्या अर्थ है? शुरुआत के लिए यह स्पष्ट है कि भारत अपनी ओर से किसी भी शांति प्रक्रिया की मध्यस्थता या शुरुआत नहीं कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव कम करने का आग्रह करते हुए संघर्ष में शामिल नेताओं से लगातार बातचीत की है। श्री जयशंकर की टिप्पणियों के बाद सरकार स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की पहल का हिस्सा नहीं है। दरअसल दिल्ली और इस्लामाबाद ने इसके बजाय एक दूसरे का अपमान किया है। तीसरा, यह महत्वपूर्ण है कि अन्य प्रक्रियाएं भी चल रही हैं और इस सप्ताह कई रूसी अधिकारियों ने दिल्ली का दौरा किया है। रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव, उप विदेश मंत्री रुडेंको और उप अध्यक्ष याकूशेव सभी दिल्ली आए। हालांकि ये पूर्व निर्धारित वार्ताएं हैं, लेकिन ये अटकलों को जन्म देती हैं कि भारत और रूस किसी प्रकार की पहल पर चर्चा कर रहे होंगे। चौथा बिंदु यह है जो स्पष्ट है, भारत युद्ध में शामिल सभी देशों के साथ अपनी टिप्पणियों को संतुलित और कैलिब्रेट कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने पहली बार लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमलों की कड़ी निंदा की है, हालांकि इजरायल का नाम नहीं लिया है। इसने ईरान से होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का अपना आह्वान जारी रखा है, लेकिन साथ ही जहाज़ों को निकालने के लिए तेहरान के साथ बातचीत भी जारी रखी है। सबसे महत्वपूर्ण और ये पांचवां बिंदु है, बहुत कुछ ब्रिक्स प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने अपने समकक्षों को, जिनमें ईरान और यूएई भी शामिल हैं, 14 और 15 मई को दिल्ली में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। सवाल ये है, क्या वो बैठक होगी? क्या नई दिल्ली ब्रिक्स के माध्यम से, जिसकी अध्यक्षता वो इस वर्ष कर रहा है और जिसका शिखर सम्मेलन सितंबर में होने की उम्मीद है, क्या वो एक प्रभावी शांति प्रक्रिया तैयार करने में भूमिका निभाएगा? तो वर्ल्ड व्यू का नजरिया क्या है? पश्चिम एशिया युद्ध पर चल रही कई शांति और समाधान प्रक्रियाओं के बीच नई दिल्ली को अपनी प्रक्रिया का नेतृत्व करने के बजाय ऊर्जा, व्यापार और अपने नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में अपने हितों पर टिके रहने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये कुछ चिंता का विषय है कि वो अभी किसी भी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है और उसे इसका कुछ जवाब तलाशने होंगे कि भारत की बात में अब वो वजन क्यों नहीं रहा जो पहले कभी तनाव कम करने की बात करते समय होता था, विशेष रूप से ऐसे संघर्ष में जहां भारत हर दिन नुकसान झेल रहा है। कुछ सिफारिशों का समय, और मेरे पास आपके लिए कुछ पॉडकास्ट और किताबों की सिफारिशें हैं। पहले, द हिंदू की वेबसाइट पर कृपया स्टैनली जॉनी का वली नस्र के साथ साक्षात्कार देखें। ये ट्रंप के विकल्पों के बारे में है, यानी वॉशिंगटन का नजरिया। ईरान को युद्ध विराम के लिए सहमत करने के लिए क्या करना होगा, इस पर मेहरान कमरावा के साथ जी संपत का साक्षात्कार भी बहुत दिलचस्प है। आपके लिए कुछ किताबें। कर्नल राजीव अग्रवाल की एक नई किताब आई है जिसका नाम है बिटवीन तेहरान एंड तेल अवीव, गाजा स्टोरी ऑफ अनएंडिंग वॉर। मैंने इसका कुछ हिस्सा पढ़ा है और ये निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प और विशेष रूप से बहुत सामयिक है। फिर वली नस्र की ईरान का ग्रैंड स्ट्रैटेजी, अ पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये अभी आई नहीं है, लेकिन प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। इस गर्मी में आने की उम्मीद है। आप में से जो लोग ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उन पर अंतर्राष्ट्रीय जांच में रुचि रखते हैं, उनके लिए किसी भी भविष्य की बातचीत में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। न्यूक्लियर लॉ, द ग्लोबल डिबेट नाम की एक किताब है। इसमें IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी का एक अध्याय है और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि वो इस साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले महीनों में वर्ल्ड व्यू पर उस दौड़ के बारे में और जानकारी होगी। अंत में, एनाटॉमी ऑफ फेलियर, व्हाई अमेरिका लूजेस एवरी वॉर इट स्टार्ट्स नाम की एक किताब है। ये निश्चित रूप से एक दिलचस्प शीर्षक है। ये एक पूर्व अमेरिकी नौसेना अधिकारी हार्लन उलमैन द्वारा लिखी गई है। इसमें कुछ बहुत कड़वे सच हैं, लेकिन शायद आपके लिए पढ़ने लायक हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। आप वर्ल्ड व्यू पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।